नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? ऑप्शंस हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी के कारण, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण, क्या ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण, क्या ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता के कारण? बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए, अधिकतर पेड़ जो होते हैं वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए वो जब नाइट में किसी भी पेड़ के नीचे अगर लेटेगी तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अधिकता होगी जो उसकी बॉडी के लिए इफेक्टेड होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? एक पर्यावरण टीचर है पर्यावरण का, जो पर्यावरण पढ़ाता है, तो उसके लिए बच्चों में सबसे ज़्यादा किस बात को ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नंबर ए ऑप्शन है बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचार पर, प्रयोगों व उदाहरणों पर, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। देखिए, पैडागोजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निगेटिव पॉइंट को हटाते हैं। अगर हम निगेटिव पॉइंट को हटा देंगे, जो पॉजिटिव पॉइंट बचेगा हमारा, वही आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे के दृष्टिकोण पर नहीं, यानी बच्चे के दृष्टिकोण पे तो हमें फोकस ही नहीं करना है। अभिभावकों के विचार पर, कॉलेज में अभिभावकों के विचार कहाँ से रखेंगे? पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पे ही रखेंगे तो फिर बच्चा सीखेगा क्या? हमें उनके प्रयोग एंड एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। एक ईवीएस टीचर के लिए एग्जाम्पल्स एंड प्रयोगों पर ध्यान देना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है, यानी कोई भी आदमी है वो शराब ज़्यादा पी रहा है तो उसे कौन सी बीमारी होगी? क्या फेफड़ों के कैंसर होगा, क्या यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस हो जाएगा, क्या एड्स होगा, क्या मधुमेह हो जाएगा? बताइए साथियों। देखिए, ना मधुमेह होगा, ना एड्स होगा, ना फेफड़ों का कैंसर होगा। इसमें शराब के अत्यधिक से पीने से क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बैलेंस कौन सही करता है? क्या श्वसन क्रिया करती है, क्या प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या पत्ती की संरचनाएं करती हैं, क्या ओजोन परत करती है? बताइए साथियों। गुड, कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए। गुड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या होगा? यानी कि फसल के बोने से पहले खेत की जुताई की जाती है, क्यों? उसका क्या रीजन है? बताइए साथियों। क्या मृदा को उलट पुलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, क्या मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना? बताइए साथियों, क्या होगा ऑप्शन इसमें? गुड, यानी मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, यानी मृदा के कण जो होते हैं उनमें वायु का आदान प्रदान हो जाए। इसीलिए हम खेत की बुवाई करने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वी हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। रीढ़ वाले जंतु होते हैं, यानी कि किस किस जंतु की रीढ़ होती है वो हमें बताना है।
क्या खरगोश की होती है, क्या गिलहरी की होती है, क्या सर्प की होती है, क्या उपरोक्त सभी? कमेंट कीजिए साथियों। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले एग्जाम में सफलता पाएं। ठीक है, तो क्या खरगोश, देखिए खरगोश की भी होती है रीढ़ की हड्डी, गिलहरी की भी होती है, सर्प की भी होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? क्या गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हों? क्या गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो? क्या गतिविधियां प्रकरणों के साथ हों? गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हों? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यानी कि गतिविधियां प्रकरणों के साथ साथ अगर हों तो उससे बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। ठीक है साथियों, कोई इकाई के अंत में अगर करा दो, पहले पढ़ा दो, यूनिट को पढ़ा दो, फिर उसके बाद अंत में करो, ये बिल्कुल गलत है। गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हों, ये भी सही नहीं है। ठीक है, गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हों, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी गतिविधियां प्रकरण जो भी हम कर रहे हैं उनके साथ साथ अगर गतिविधियां होंगी तो बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? यानी एक डिसलेक्सिया प्रॉब्लम्स है, ये डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? क्या पढ़ने से संबंधित है, क्या बोलने से संबंधित है, क्या सुनने से, बोलने एवं सुनने दोनों से? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। गुड, यानी डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है पढ़ने के विकार से। साथियों, एक होता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। ठीक है साथियों, डिसग्राफिया किससे संबंधित होता है? डिसग्राफिया संबंधित होता है ग्राफ, देखिए ग्राफ बनाएंगे तो हम लिखेंगे, तो ये लिखने से संबंधित हो गया। ठीक है साथियों, फिर अगला एक विकार आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं तो डिसकैलकुलिया हो गया। यानी कैलकुलेटर किस में यूज होता है? गणित में यूज होता है। ठीक है साथियों, तो डिसकैलकुलिया किसके लिए हो जाएगा? गणित विकार के लिए हो जाता है। यानी डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित और डिसकैलकुलिया जो होता है विकार वो गणित से संबंधित होता है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? पढ़ने से संबंधित ये एक विकार है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? यानी प्रोटीन किस में नहीं पाई जाती है, कम से कम पाई जाती है, ऐसा कौन सा है? क्या दूध है, क्या अंडा है, क्या समुद्री खाद्य है, क्या मूंगफली का तेल है? कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट करके बताइए मुझे। गुड, यानी कि दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, समुद्री खाद्य जो होते हैं उनमें भी प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन मूंगफली के तेल में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। देखिए साथियों, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन का उत्तम स्रोत, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या पढ़ा, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, डायरेक्ट दूध लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। हमें ध्यान से पढ़ना, यानी नहीं वाला ऑप्शन भी देखना है, इसमें ऐसा ऑप्शन छांटना है कि नहीं है। तो मूंगफली का तेल क्या है? एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य में एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता का प्रमुख कारण क्या है? एनीमिया क्यों होता है, रक्ताल्पता क्यों होता है? ये बॉडी में ब्लड की कमी के कारण से होता है, यानी कि खून की कमी के कारण से। ठीक है साथियों, किसकी? खून की कमी के कारण से होता है। क्या प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्या कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्या लौह तत्व आयरन की कमी हो जाती है, क्या विटामिन ए की कमी हो जाती है? कमेंट कीजिए साथियों, किसकी कमी हो जाती है? लौह तत्व यानी आयरन की कमी हो जाने के कारण हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है। ब्लड कम होने की बीमारी को ही हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी लौह तत्व आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन।
सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। अगर हम बच्चों को किसी के बारे में सिखाना चाहते हैं तो हम उसे कैसे सिखाएंगे? क्या क्षेत्र भ्रमण करके सिखाएंगे? क्या पुस्तकालय से सिखाएंगे? क्या सर्वे एवं परियोजना से सिखाएंगे? क्या उपरोक्त सभी? देखिए, क्षेत्र भ्रमण से भी बच्चा सीखता है, पुस्तकालय से कुछ ना कुछ भी ग्रहण करता है, सर्वे की जाए और परियोजनाएं होनी चाहिए, फिर भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। यानी कि उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आगे भी कंटिन्यू आपको ये वीडियो डेली मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, फिर सब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। सबसे अधिक, ये भी क्वेश्चन सॉरी साथियों रिपीट हो चुका है, माफ़ी चाहूँगा। इसमें भी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये भी क्या हो गया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल बोई जाती हैं। खरीफ फसल बोई जाती हैं, कब बोई जाती हैं? जून से सितंबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं, जनवरी से मार्च में बोई जाती हैं, या अप्रैल से जून में बोई जाती हैं? कमेंट करके मुझे बताइए साथियों। गुड, यानी कि देखिए, जून से सितंबर तक कौन सी फसल बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है साथियों, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में कौन सी बोई जाती हैं? रबी की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है साथियों, और अप्रैल से जून के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। कौन सी फसलें? जायद की फसलें कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? यानी कि पर्यावरण पढ़ाने के लिए कौन सी विधि ऐसी है जिसमें अपवाद है? कमेंट करके बताइए साथियों। गुड, यानी कि समस्या का समाधान। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समस्या का समाधान एक अपवाद विधि है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो अभी ये क्वेश्चन है हो गया, यानी मूंगफली का तेल जो है वो एक उत्तम स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? उसको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में क्या नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, क्या नाइट्रोसोमोनास कहते हैं, क्या राइजोबियम कहते हैं, क्या जैंथोमोनास कहते हैं? कमेंट करके बताइए साथियों। गुड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम कहते हैं। यानी कि जो जीवाणु मटरकुल की मूल ग्रंथियों से सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो क्या होता है? राइजोबियम। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, यानी पर्यावरण में क्या क्या आता है? क्या पेड़ पौधे और जंतु आते हैं? क्या पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं आती हैं? पर्यावरण के संरक्षण आते हैं? क्या उपरोक्त सभी आता है? कमेंट करके बताइए साथियों। देखिए साथियों, पर्यावरण में तो पेड़ पौधे और जंतु भी आते हैं, पर्यावरण का संरक्षण भी आता है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं भी आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, तो अगला क्वेश्चंस, घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ये सीटेट 22 दिसंबर 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट करके मुझे बताइए और मैं ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए कि घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है
कहाँ स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या राजस्थान में स्थित है? क्या गुजरात में स्थित है? क्या उत्तराखंड में स्थित है? ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के अंग हैं, यानी पर्यावरण किन किन से मिलकर बना है। देखिए पर्यावरण में वायुमंडल भी है, ठीक है, स्थलमंडल भी है और जलमंडल भी है, यानी इन तीनों को मिलाकर के ही तो पर्यावरण बनता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट साइंस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? ये भी 22 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सहपाठी आकलन के लिए, दृष्टांत अवलेख के लिए, या स्वयं आकलन के लिए, क्या अवलोकन के लिए? बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? यानी दृष्टांत अवलेख के लिए हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि ईवीएस में रचनात्मक जो आकलन किया जाता है वो दृष्टांत अवलेख के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं? क्या 3 प्रकार के होते हैं? क्या 4 प्रकार के होते हैं? क्या 5 प्रकार के होते हैं? कमेंट कीजिए साथियों। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है। अभी मैंने आपके लिए बताया था, कौन कौन से बताए थे? एक वायुमंडल, ठीक है साथियों, और एक जल मंडल, और तीसरा मैंने आपके लिए बताया था स्थल मंडल। ठीक है साथियों। तो ये कितने प्रकार का हो गया? 1, 2 और 3 प्रकार का, यानी कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेडागोजिकल है। ये भी 22 दिसंबर 2021 में सीटेट में पूछा गया है। यानी ऋषि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है। यानी एक ऋषि टीचर है, वो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने का टॉपिक, पढ़ाने की योजना बना रहा है। वह रेशम कैसे बनाता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? क्या विशेषज्ञ वार्ता होगी, कक्षा चर्चा होगी, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण होगी, या रेशम पालन इकाई भ्रमण होगी? सबसे पहले आप क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए साथियों, वो क्या कह रहा है? पढ़ाने की योजना बना रहा है। पढ़ाने की योजना बना रहा है किस पे? रेशम के पालन पर। अब रेशम हमें कहाँ से पालन होता है? यानी रेशम का जब भ्रमण करेंगे हम, तभी तो हमें चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे कि हम कैसे बना रहे हैं, क्या करेंगे। तो ये रेशम पालन इकाई भ्रमण से हम सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है साथियों। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय किस प्रकार के पर्यावरण हैं? यानी विद्यालय जो है, क्या सांस्कृतिक पर्यावरण है, क्या प्राकृतिक पर्यावरण है, क्या मानवकृत पर्यावरण? देखिए साथियों, क्या उपरोक्त सभी है। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो जब मनुष्य द्वारा बनाया गया है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मानवकृत हो जाएगा। मानवकृत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों। ठीक है, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों को अपना घर किस प्रकार का बनाना चाहिए? देखिए साथियों, मैंने ये अधिकतर आए हुए ही क्वेश्चन लिए हैं। मिट्टी और फुस के बने घर, बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, या सपाट छत वाले लकड़ी के घर? बताइए क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, अधिकतर पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर असम में बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, तेल संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तेल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्या भारत में मिलता है, क्या इराक में मिलता है, क्या चीन में मिलता है, क्या इंडोनेशिया में मिलता है? बताइए, कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तेल जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में इराक में पाया जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आपको बताना है कि
गुजरात के निकट कौन कौन से राज्य हैं? क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है? कर्नाटक तो पूर्वांचल में चला जाता है, ठीक। और गुजरात हमारा किस में है? पश्चिमांचल में है, यानी कि कहाँ पे है साथियों? पश्चिमांचल में है। ये भारत का नक्शा है, तो ये वाला गुजरात है, तो और कर्नाटक तो यहाँ है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। राजस्थान, बिहार तो इधर आ जाता है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। राजस्थान, कर्नाटक यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन, यानी कौन सा ऑप्शन बचा? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ही गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन जो है हमारे किस राज्य में पाए जाते हैं? क्या केरल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? क्या कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? क्या मध्य प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश में? बताइए, कमेंट कीजिए। गुड, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? ये भी 22 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब आई थी साथियों? कमेंट कीजिए। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, यानी मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए हैं, इनको कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय स्रोत है? ये अनवीकरणीय, यानी नवीकरण का मतलब होता है जो नेचुरलाइज चीज़ें होती हैं, ठीक है, और अनवीकरणीय जो होता है जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। तो जल क्या है? जल तो तुम्हारा नवीकरणीय है, सौर भी नवीकरणीय है, पवन भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला जो है ये है एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, मैं आपके लिए 30 ही क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया था। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।